हेलो मेरे बच्चों, राधे राधे, जय हिंद सभी को। क्या हाल चाल, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आप सभी का अपना निशान सर। स्वागत है बेटा फिर से एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म पे और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि बेटा आप सभी को पता है कि क्या स्थिति रही। चलो जो भी वो बात छोड़ते हैं, और मैं जुट चुका हूं आप सभी की तैयारी में, क्योंकि आपका क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था, सर क्लास कब होगा। बेटा अब क्लास आपकी डेली इसी प्लेटफॉर्म पे यानी कि एसएसटी योद्धा पे होगा, और सिर्फ एक क्लास नहीं बेटा, सारे क्लास होंगे जबरदस्त तरीके से। फिलहाल आज हम बात करने वाले भारतीय अर्थव्यवस्था का। बच्चे बोलेंगे सर जियोग्राफी की क्लास क्यों नहीं आ रही है। बेटा जियोग्राफी की क्लास आपकी बहुत जल्द लेके आने वालों में, टेंशन मत लो। जिसमें परिवहन चैप्टर, उद्योग चैप्टर, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको हम कर देंगे, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अभी फिलहाल हम भारतीय अर्थव्यवस्था का एक वीडियो डाला था, तो सोचा मैंने कि पार्ट 2 उसको कर ही दे, है ना, क्योंकि पार्ट 2 का वेट बहुत बच्चे कर रहे थे। तो भाई देखो, पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ाया था, भारतीय अर्थव्यवस्था। हमने देखा था कि आजादी से पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी, यानी कि सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश किस तरह से बर्बाद हुआ, वो आप सभी को मैंने बताया, है ना, कि भैया जमींदारी व्यवस्था आया, फिर टैक्स से ज्यादा लगा, बहुत सारे चीज हुए, ठीक है, जिसमें अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमारे उद्योग को नष्ट किया। हस्तशिल्प उद्योग, जिसमें रेशम उद्योग, बेटा सूती वस्त्र उद्योग, बहुत सारे इंपॉर्टेंट थे, तो उन्होंने उसको नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको उनको पता था कि भैया अगर हमारे देश में क्या था, देखो बेटा, अगर उनको पता था कि अगर हमारे देश में अगर ये हस्तशिल्प उद्योग रहा ना, तो भैया इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चाहते थे कि ये जितने लोग हैं जो रोजगार कर रहे हैं, ये जब तक बेटा बेरोजगार नहीं होंगे ना, जब तक बेरोजगार नहीं होंगे तब तक वो उनके अंदर गुलामी नहीं करेंगे। यानी कि गुलामी करवाने का सबसे पहला मुद्दा क्या था, उनको बेरोजगार करना, ठीक है। तो बेरोजगार उनको करवा दिया। कैसे करवाया भैया, उसके लिए क्या करवाया, उन्होंने 3 चीजों को नष्ट किया था, पता है ना, उन्होंने 3 चीजों को नष्ट किया था। क्या क्या नष्ट किया था? पहला बेटा था आपका क्या, कृषि, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, आप सभी को पता है। तो पहले उन्होंने क्या नष्ट किया, कृषि को नष्ट किया, यानी कि कृषि खत्म, यानी कि भैया इस पे जितने लोग निर्भर थे उन सब बर्बाद हो गए, यानी कि सबके सब क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, ठीक है। अब भैया कृषि के बाद क्या, तो दूसरा उन्होंने अपनाया किसको बेटा, उद्योग। और कौन सा उद्योग, तो मेरे लाड लो, हस्तशिल्प। कौन सा, हस्तशिल्प। क्यों? क्योंकि शुरू में भारत के पास एक यही उद्योग तो था जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना, एक यही था। और तीसरा बेटा सबसे महत्वपूर्ण क्या, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विदेशी व्यापार। क्या बेटा, विदेशी व्यापार। लो भैया, और ये तीनों चीज मैंने बता दिया, बस मैं शॉर्ट रिवीजन लेके चल रहा हूं आप लोगों के लिए। कृषि बर्बाद हो गया, हस्तशिल्प उद्योग खत्म हो गए, विदेशी व्यापार खत्म हो गया, यानी कि जो देश बेटा आयातक देश नहीं था, यानी कि अगर हम बात करें, अगर हम बात कर रहे हैं बेटा कि इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि भारत की अगर हम बात कर रहे हैं, तो भारत क्या था बेटा, भारत एक निर्यातक देश था। भारत क्या था, भारत एक निर्यातक देश था, लेकिन इस भारत को उन्होंने क्या बना दिया, इस भारत को उन्होंने बना दिया आयातक देश। क्या बना दिया, आयातक देश बना दिया। यानी कि जो भारत क्या कर रहा था, केवल निर्यात कर रहा था, है ना, निर्यात कर रहा था, अपने देश को चला रहा था भाई, अच्छे से पूंजी कमा रहा था, विदेशी पूंजी का आगमन हो रहा था। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने भारत को बना दिया आयातक देश। यानी कि अब क्या कर रहा था, अब हमारा जो भारत था वो केवल और केवल आयात कर रहा था, यानी कि केवल वो क्या कर रहे थे, दूसरे देश से वस्तु को मंगाते थे। तो ये कारणों से क्या हुआ, हमारा देश बर्बाद हुआ, ठीक है। अब बात क्या करेंगे सर, अब क्या हुआ, तो अब एक बहुत अच्छा मुद्दा लेके चल रहे बेटा, थोड़ा सा जनसंख्या के ऊपर नजर डालते हैं। अब देखो, अगर भारत की जनसंख्या की अगर हम बात करें, तो शुरू से देखो बेटा, है ना, शुरू से अगर हम बात करें भारत की जनसंख्या की, तो जनसंख्या भी बेटा कोई खास था नहीं, है ना, जनसंख्या भी कोई खास था नहीं। लेकिन बेटा भारत की जो जनसंख्या थी वो इस तरीके से बर्बाद हुई, उसका मेन कारण था कृषि। क्योंकि जितने सारी जनसंख्या थी ना, वो सभी के सभी किस पे निर्भर थे, वो सभी के सभी निर्भर थे बेटा कृषि पे। किस पे, कृषि पे। अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर बात करें, जैसे अगर 1872 की बात कर ले, तो इस समय अगर जो जनगणना हुआ भारत में, है ना, 1872 में जो जनगणना हुआ भारत में, तो बेटा इस समय जो जनगणना था वो पूर्ण जनगणना नहीं हुआ, यानी कि हमें पता नहीं चल पाया कि आखिर में वास्तविक रूप से हमारे देश में कितनी जनसंख्या है, हमें ये नहीं पता चल पाया, ठीक है। तो भैया पता कैसे चला, तो फिर उसके बाद एक जनसंख्या और हुआ, यानी कि एक जनगणना और हुआ, जिसे हम कहते हैं पूर्ण जनगणना, और वो कब हुआ था, तो 1872, है ना, नहीं बेटा, सॉरी 1881, ठीक है। यहाँ पे तो हमारा जो जनगणना हुआ था वो क्या हुआ था, वो तो भैया नॉर्मल जनगणना हुआ था। क्या हुआ था, नॉर्मल जनगणना हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो हमारी जनगणना हुई थी एक संपूर्ण तरीके से, वो 1881 में हमारा क्या हुआ, संपूर्ण जनगणना हुआ। याद रखिएगा, यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। क्या हुआ बेटा, संपूर्ण जनगणना हुआ। अब आप बोलोगे सर जनसंख्या से क्या इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा बेटा, जनसंख्या जो है ना वो किसी भी देश की मानव पूंजी कहलाती है। यानी कि अगर कोई देश ऊपर जा रहा है तो भैया जनसंख्या ले जाएगा, अगर कोई देश की आर्थिक वृद्धि, जीडीपी, आर्थिक स्थिति नीचे आ रही है, वो सारा जिम्मेदारी किसका है, सारा जिम्मेदारी जनसंख्या का है। क्योंकि आप एक चैप्टर पढ़ोगे ज्योग्राफी मानव विकास, उसमें क्लियर बताया गया है कि भैया भारत की या फिर किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है ना, वो देश की क्या होती है, संपत्ति होती है। अब संपत्ति मतलब समझ लो, अगर वो पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो कमाएंगे। अब बोलोगे सर कमाएंगे तो हम तो अपने लिए कमाएंगे, अरे लल्ला तू कमाएगा अपने लिए, लेकिन आप देश को तो पैसा दोगे ना,
आप जो कमा रहे हो उससे क्या हो रहा है, उससे आपका देश आगे बढ़ेगा। आप कमाओगे तो कहीं तो इन्वेस्ट करोगे ना, और कहीं इन्वेस्ट करो तो आपका देश का भी तो नाम होगा। मान लो आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, आपका ग्रो हो रहा है, तो आपके ग्रो के साथ आपके देश का भी ग्रोथ जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो जीडीपी, मैंने पढ़ाया था कि भैया जीडीपी क्या हुआ, जीडीपी भी कम हो रहा था। कृषि से क्या हो रहा था, कृषि से पूरा जीडीपी देश की क्या हो रही थी, कम हो रही थी, तो लोगों ने बंद कर दिया पूरा का पूरा। तो वही बात मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे जितने भी आपको जनसंख्या देखने को मिल रही है, ये सभी क्या थे, ये सभी के सभी अशिक्षित थे। क्या थे, अशिक्षित। अशिक्षित का मतलब समझ रहे हो, बिना पढ़े लिखे लोग। और अगर हम अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों ने हमारे देश पे कब्जा किया था, तो उनका भी मेन मुद्दा यही था कि इंडिया के लोगों को पढ़ाना नहीं देना है। यानी कि अगर वो पढ़ेंगे तो भाई वो आगे बढ़ेंगे और अपने हक की लड़ाई लगेंगे, जो कि हम चाहते नहीं है। तो अंग्रेज क्या रखते थे, अंग्रेज उनको अशिक्षित रखते थे, यानी कि शिक्षा पर कोई भी पैसा वो खर्च नहीं करते थे। भाई इतना बात पता चल गया, ठीक है। उसके बाद देखो इंडिया का और बर्बाद होने का कारण बता रहा हूं भाई तुम्हें, बर्बाद होने का कैसे बर्बाद हो रहा है। पहला शिक्षक, दूसरा देखो, दूसरा बेटा अगर हम बात करें तो उच्च जन्म दर। क्या लल्ला, उच्च जन्म दर। अब उच्च जन्म दर का मतलब समझ रहे हो, यानी कि हमारे देश में जनसंख्या बढ़ी जा रही है भाई, बढ़ी जा रही है। अगर 1921 की बात करें बेटा तो 1921 में जनसंख्या विस्फोट के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर जनसंख्या वृद्धि की बात करो, ठीक है, एक मिनट को, अगर मैं आपको जनसंख्या वृद्धि की बात बताऊं तो तुम लोग को पता होगा कि देखो जनसंख्या वृद्धि की कितनी अवस्था होती है, 4 अवस्था। जनसंख्या वृद्धि की कितनी अवस्था होती है, 4 अवस्था। प्रथम अवस्था हमने देखा, ठीक है, हमने द्वितीय अवस्था देखा, हमने तृतीय अवस्था देखा, हमने चतुर्थ देखा। तो बेटा अगर हम बात करें 1911 से 1921, 1921 से 1951, 1951 से 1981 और 1981 से लेकर अब तक, ये 4 अवस्था है। मैंने क्या बोला, 1911 से 1921 प्रथम अवस्था, 1921 से 1951 द्वितीय अवस्था, 1951 से 1981 तीसरी, और 1981 से लेकर अभी तक की बात कर रहे हैं। तो भैया एक बात बताओ, यहाँ पे हमने क्या देखा है कि 1881 की जब जनगणना हमने किया तो संपूर्ण जनगणना हुआ, और बेटा जब 1881 से जब हम आगे बढ़े, यानी कि हम बात कर रहे हैं बेटा क्या, हम बात कर रहे हैं 1921 की। तो बेटा 1921 की जो देश की जनसंख्या थी ना, 1921 की जो देश की जनसंख्या थी वो क्या था, तो बेटा उसे हम जानते थे, उसे हम जनसंख्या विस्फोट के नाम से जानते थे। क्या जानते थे बेटा, उसे हम जानते थे जनसंख्या विस्फोट के नाम से, ठीक है, जनसंख्या विस्फोट से। देखो बेटा क्लास जो है ना वो आपका इसी चैनल पे चलेगा। अब काम आपका बस ये है कि आप इस क्लास को शेयर जहां तक करोगे वो आपकी मर्जी है, ठीक है, क्योंकि ये बेटा आप सभी को पता है कि मैं आपके एक टीचर नहीं हूँ, है ना, मैं आपका एक बड़ा भाई हूँ, एक छोटा भाई हूँ। तो आप सभी को पता है कि हमारा और आपका रिश्ता कैसा जुड़ा हुआ है। और आप लोगों ने बोला भी था कि सर क्लास शुरू करो, भाई मैं तो जुड़ गया हूँ क्लास में, ठीक है। तो इसको शेयर करने की जिम्मेदारी बिल्कुल आपकी है कि ताकि सभी बच्चे के पास ये क्लास पहुंच चुके, ठीक है, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। आ जाओ, तो मैंने क्या बोला कि 1921 की बात कर रहा हूं, तो 1921 में जो भारत की जनसंख्या हुई एकदम से बूम हो गया। अब बूम का मतलब क्या भैया, एकदम से आगे बढ़ा, जिसको हमने क्या जान लिया, हमने जान लिया भाई जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या हुआ, जनसंख्या का एकदम से बढ़ना, बिल्कुल एकदम से क्या होना, एकदम से आगे बढ़ जाना, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब इसे जनसंख्या विस्फोट एक तरह से महान विभाजन कह सकते हो, ये भी जान लो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा ना, एग्जाम में क्वेश्चन, जनसंख्या इस समय भी बढ़ा था, लेकिन बेटा 1921 में ना महान विभाजन हुआ, महान विभाजन हुआ। और उसके बाद 1951 जब हम बात करते हैं, यानी कि 1921 से 1951 की जब हम बात करते हैं, कब, तब हुआ तृतीय अवस्था। 1921 से लेकर कब, 1951, कौन सी अवस्था, तृतीय अवस्था। तो इस तृतीय अवस्था को जनसंख्या विस्फोट कहा गया, ठीक है। और इसको 1921 से जो क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में वो यहां से बनेगा, इसे क्या कहा गया, महान विभाजन का वर्ष कहा गया, महान विभाजन। यानी कि उस समय हमें क्या देखने को मिला कि जनसंख्या में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, यहां से एक प्रश्न और यहां से आपका 2 प्रश्न बिल्कुल बनेगा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो हमने क्या देखा कि भाई हमारी जो जनसंख्या है वहां पे उच्च जन्म दर है। आखिर में जनसंख्या विस्फोट और महान विभाजन का क्या मतलब है, क्या मतलब, क्यों बढ़ा, तो भैया उसका कारण यही था, उच्च जन्म दर और मृत्यु दर भी उच्च, कम नहीं बेटा, क्या, तो यहाँ पे उच्च जन्म दर था लेकिन मृत्यु दर भी क्या थी, यहाँ पे मृत्यु दर भी जो था वो बहुत ऊंचा था। यानी कि जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या और मरने वाले जो बच्चों की संख्या था वो भी ज्यादा था, है ना, वो दोनों के दोनों क्या थे, वहां पे दोनों के दोनों बहुत ज्यादा थे। अब वो लोग सर मरने वाले की क्या देखने को मिला, सर बच्चे जितना जन्म ले रहे उतना मर भी रहे हैं। हाँ ठीक है भाई मर रहे हैं, लेकिन आप एक बात बताओ, एक चीज देखो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो, मैंने आपको एक अवस्था लिखा हूं, देखो 1911, ठीक है, 1911 से 1921, 1921 से 1951, 1951 से 1981 और बेटा 1981 से लेकर हम अभी तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा,
ठीक है, हमने बोला 1991 से 1921 की बात करें तो यहाँ पे क्या जनसंख्या देखने को मिला, स्थिर जनसंख्या देखने को मिला। क्या लल्ला, यहाँ पे जनसंख्या बिल्कुल स्थिर देखने को मिला। ठीक है, इसको हम क्या कहें, इसको हम महान विभाजन कहें। क्या, ये जो वर्ष है इसको महान विभाजन का वर्ष कहा गया। 1951 से 1981 जो है बेटा, इसको हमने क्या कहा, इसको हम विस्फोट कहें। क्या, जनसंख्या विस्फोट कहें, इसको हम कहें जनसंख्या विस्फोट, है ना, इसको हम जनसंख्या विस्फोट कहें। और बाकी ये है जो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे हमें गिरावट वृद्धि दर, यानी कि इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, घटती वृद्धि दर। क्या कहते हैं इसे, इसे हम कहते हैं घटती वृद्धि दर। क्या कहते हैं, घटती वृद्धि दर। अब बउआ यही 4 फेज तुम्हें समझना है। ठीक है, एक तो है स्थिर जनसंख्या। क्यों, क्योंकि इसे स्थिर इसलिए कहा गया क्योंकि बेटा पहले अवस्था में जन्म दर वो भी बड़ा था, यानी कि वो भी ज्यादा था, और मृत्यु दर जो था वो भी ज्यादा था, दोनों के दोनों ज्यादा थे, यानी कि जितने लोग जन्म ले रहे हैं उतने मर भी रहे हैं। तो बात तो बराबर हुआ ना जनसंख्या बढ़ रहा है ना जनसंख्या घट रहा है, जन्म ले रहे हैं मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं मर रहे हैं, यानी कि जनसंख्या हमारा स्थिर है। दूसरा नंबर बात करें महान विभाजन, इसमें क्या हुआ, इसमें भैया जन्म दर जो है वो उच्च रह गया। इसमें जन्म दर क्या हुआ, इसमें जन्म दर जो है ऊंचा रह गया, लेकिन मृत्यु दर थोड़ा कम होने लगा। ठीक है, अब देखो ये पूरा ये समझने की जरूरत नहीं है, तो आपको ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगा। हम आपको ये बता रहे हैं बेटा, हमारा बताने का मकसद बस ये है कि आखिर में ये कैसे, ये क्यों देखने को मिला। ठीक है, ये क्यों देखने को मिला, तो यहाँ पे भारत का बर्बाद होने का किस्सा मैं सुना रहा हूँ आपको। क्या सुना रहा हूँ, भारत को बर्बाद होने का किस्सा। कौन था, एक उनका जनसंख्या भी था। क्यों, क्योंकि इनका जनसंख्या ज्यादा तो था ही, साथ ही साथ बेटा अशिक्षित भी था। क्या था लल्ला, अशिक्षित भी था, यानी कि पढ़े लिखे लोग थे, बेरोजगार थे, तो अंग्रेजों को गुलाम करने में क्या था, ज्यादा मजा आता था। क्या था बेटा, ज्यादा मजा आता था। क्यों, क्योंकि बिना पढ़े लिखे वाले लोग को क्या करते हैं, हम आराम से चला सकते थे। क्या करते थे, आराम से चला सकते थे। अब बेटा एक बात बताओ, अगर भारत की जनसंख्या की बात कर लूं, ठीक है, तो यहाँ पे जो जनसंख्या था ना बेटा, यहाँ पे जो जनसंख्या, उनकी निम्न जीवन प्रत्याशा थी, निम्न प्रत्याशा दर था। प्रत्याशा दर मतलब समझ रहे हो ना भाई, निम्न जीवन प्रत्याशा। अब बोलोगे सर ये क्या है, अरे लल्ला तुम सबको पढ़ा रखा हूं भाई। निम्न जीवन प्रत्याशा मतलब जीने की अवधि। यहाँ पे जो लोग थे ना वो बहुत कम जीते थे। कितना, तो बेटा लगभग उस समय कितना था, 44 साल था। कितना, मात्र 44 साल था। अब ये 44 साल क्यों था, अब तो बढ़ गया भाई, अब तो 61 62 हो गया है, लेकिन पहले इतना नहीं था। क्यों, क्योंकि भैया उस समय भारत की क्या था, भारत का जो था बेटा स्वास्थ्य जो था, स्वास्थ्य व्यवस्था वो भी बहुत कमजोर था। भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्था था बहुत कमजोर थी। क्यों, क्योंकि भाई अंग्रेज जो थे इस पे खर्च नहीं कर रहे थे, अंग्रेज पूरा का पूरा फोकस अपने पे कर रहे थे, तो ये कारण आपका हो गया। तो भारत का जनसंख्या ज्यादा हो गया, अशिक्षित लोग थे, निम्न जीवन प्रत्याशा था। ठीक है, उसके बाद हम कहें तो बेटा शिशु मृत्यु दर ज्यादा था, मातृ मृत्यु दर ज्यादा था। ये सारे के सारे चीज क्या देखने को मिल रहे थे, ज्यादा हमें देखने को मिल रहे थे। बताओ इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो दूसरा चीज मैं समझा रहा हूं, भारत की व्यवसायिक संरचना पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। किस पे बेटा, भारत की व्यवसायिक संरचना पे। अब हम पढ़ते हैं भारत की व्यवसायिक संरचना। भारत की व्यवसायिक संरचना। अब देखो ये भारत की व्यवसायिक संरचना का क्या मतलब है, यानी कि भैया भारत का जो व्यवसाय था वो कैसे कैसे जुड़ा था। बेटा मैं तुम्हें सबसे पहले एक चीज बता रहा हूं, ये जो भारत की व्यवसाय संरचना की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, भारत की व्यवसाय संरचना की जो मैं बात कर रहा हूं उसको ध्यान से देखना। यहाँ पे अगर हम लोग की बात करें बेटा, यहाँ पे सबसे बड़ा व्यवसाय क्या था लल्ला, क्या था, कृषि था। सबसे बड़ा व्यवसाय कृषि था। क्यों, क्योंकि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता था, यानी कि भारत की लगभग बेटा, भारत का 70 से 75% जो लोग थे लल्ला ना, वो कृषि पे निर्भर थे। अगर आप पहले की तुलना करो तो भारत की व्यवसायिक संरचना में सबसे नंबर 1 पे कृषि आता था। क्यों, क्योंकि भाई एक ही उद्योग था, हस्तशिल्प उद्योग, जो कि नष्ट हो गया था, है नहीं, जो कि नष्ट था। अब भैया जब वो नष्ट है तो लोग काम किस पे करेंगे, तो अरे रहेंगे कृषि पे। तो 70 से 75% लोग कृषि पे निर्भर है भाई, है ना, 70 से 75%। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, सोचो कि जिस देश के 70 से 75% जनसंख्या कृषि पे निर्भर है, क्या उस देश में कोई भी उद्योग बढ़ेगा। और यही कारण है लल्ला, जिसकी वजह से भारत को क्या कहा गया, भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया। यही कारण है, ये नहीं कि भाई भारत में कृषि अच्छा होना है तो कृषि प्रधान देश कहेंगे, ना बेटा ना, बिल्कुल ना। अगर कोई पूछे तो बेवकूफ बना देगा तुम्हें। ठीक है, ये मत बोलना कि हाँ इसलिए कि भाई अच्छा कृषि हो रहा है इसलिए। यहाँ पे लोग ज्यादा निर्भर है कृषि पे, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कृषि प्रधान देश कहते हैं। ठीक है, अब बोलोगे सर दूसरे पे क्या है, तो बउआ एक बात याद रखना, अगर हम बात कर ले यहाँ पे उद्योग, व्यवसायिक संरचना में उद्योग भी आएगा ना, बोलोगे हाँ सर पक्का आएगा। ठीक है, तो उद्योग पे कितने लोग, अरे भैया मात्र 10 से 15%, मात्र 10 से 15% जो लोग थे, 15 से 20% ले लो या फिर 10%, 25%, जो भी देखना भाई, इसको छोड़कर 75 के बाद अगर हम बात करें, 75 के बाद हम बात करें तो लिख लेते हैं भाई 25%। 75 5 80, 80 20 100,
है ना। तो 25% जो हमारी जनसंख्या रही वो किस पे निर्भर है, वो निर्भर है उद्योग पे। अब वही उद्योग भाई जो छोटा मोटा उद्योग है वही उद्योग हो गई, है ना। अब इससे क्या देखने को मिलता है, तो भारत को लूटने में मजा क्यों है पता है, भारत को अंग्रेजों को लूटने में मजा इसलिए आया क्योंकि क्षेत्रीय असमानता देखने को मिला। क्या, क्षेत्रीय असमानता देखने को मिला। अब क्षेत्रीय असमानता यानी कि भैया आसपास के सारे क्षेत्र में असमानता देखने को मिल रहा है, कहीं पे कुछ ज्यादा रिसोर्सेस है, कहीं पे कुछ कम रिसोर्सेस है कि नहीं, बताओ। तो इन सारी चीजों से हमने क्या देखा कि भैया व्यवसायिक संरचना कुछ इस प्रकार हमें देखने को मिल रहा था। किस प्रकार बेटा, व्यवसायिक संरचना हमें कुछ इस प्रकार देखने को मिला। ठीक है, एक चीज और देखते हैं अपने देश के बारे में, आधारभूत संरचना। क्या आधारभूत, बेटा वो भूत नहीं जो रात को दिखाई देता है, आधारभूत संरचना माने जो देश की तरक्की करवाते हैं, है ना, वो सारे संरचना जो हमारे देश में होने बहुत जरूरी है ना। तो आधारभूत संरचना की बात कर लेते हैं, चलो ठीक है कर ही लेते, आ जाओ। रुको, कैसे हो तुम लोग कमेंट में बताना जरूर, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो अभी लाइव चल नहीं रही है बेटा, लाइव में कोशिश करता हूँ, देखो अगर लाइव कोशिश करता हूँ जल्दी ही लाइव लेकर आऊंगा, आप लोग बोल रहे हो तो भाई लाना तो पड़ेगा, है ना, करता धरता हूँ हमारे चलो, तो आधारभूत संरचना की बात कर रहे हैं, लाइव जल्दी आएगा। फिलहाल तो आप इस वीडियो को क्या करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना सही बच्चे, क्योंकि अब इसी चैनल पे आपकी क्लास चलेगी, आपकी क्लास बेटा इसी चैनल पे जोरों शोरों से चलेगी, मस्त बवाल तरीके से। आधारभूत संरचना की अगर हम बात करें बेटा, जैसे हो गया सड़क, रेलवे, ओवरब्रिज, है ना, अगर जिस देश में बेटा अगर ये सारे चीज रहे, ये सारे चीज रहे, उस देश का विकास होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि भैया अगर व्यापार है, परिवहन रहेगा, तो परिवहन तो किसी भी देश के व्यापार को बढ़ाने में बहुत ज्यादा जरूरी है। परिवहन अगर किसी देश का है तो उस देश की आर्थिक वृद्धि बहुत ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि परिवहन का व्यापार से एक बहुत अच्छा नाता है, यानी कि परिवहन क्या करता है, व्यापार को आगे बढ़ाता है। क्योंकि भाई अगर कंपनी में कोई सामान बनाओगे लल्ला, तो क्या कंपनी में रखोगे नानू, क्या करोगे, भेजोगे कंपनी में बाहर, मार्केट में भेजोगे। अब मार्केट में भेजने के लिए तुम्हें चाहिए गाड़ी, अगर गाड़ी नहीं रहेगा तो फिर तुम हो जाओगे फरारी, यानी कि बेटा तुम्हें चाहिए क्या, परिवहन चाहिए। तो आधारभूत संरचना भी क्या देखने को मिल रहा है बेटा, आधारभूत संरचना यानी कि जैसे हम कर ले, अच्छी सड़क नहीं थी, है ना, रेलवे नहीं था, बोलोगे सर अंग्रेजवा ने तो रेलवे चलवाया था, केकरा ला चलवाया था, भारत खातिर, मरबो गरम बेटा, भारत खातिर बिल्कुल नहीं, अपना खातिर। याद करते हो पहला क्लास में जाके देखना, पहला क्लास में हमने बताया था ब्रिटिश लाभ, क्या बेटा, ब्रिटिश लाभ, यानी कि काम तो कर रहे थे भाई, भारत में काम कर रहे थे, लेकिन भारत के लिए बिल्कुल नहीं, दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अगर वो भारत के लिए करते तो भैया आज भारत का विकास बहुत अच्छा करके जाते। हाँ, लेकिन एक चीज हम मान सकते हैं कि उन्होंने शुरुआत तो किया, है ना, उन्होंने दिया अगर रेलवे, तो हमारा धीरे धीरे रेलवे आगे बढ़ा। लेकिन ये बिल्कुल मत सोचना कि भारत में रेलवे की शुरुआत मतलब भारत के लिए हो, बिल्कुल नहीं। वो इसलिए कहती क्योंकि उनको बंदरगाह से भैया सामान ले जाने में आने में बहुत टाइम लगता था, उस वजह से। ठीक है, तो वहां पे बेटा क्या हुआ, रेलवे की शुरुआत, भारत में रेलवे की कमी थी, सड़क की कमी थी, संचार का कमी था बेटा, है ना, इन सारी चीज की क्या थी, भारत में आधारभूत जो संरचना है ना, वो बिल्कुल का बिल्कुल क्या था, गड़बड़ था। ठीक है, यानी कि वहां पे अगर देखा जाए एक तरह से, तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं में देखने को मिल रहा था। क्या था बेटा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। अब देखो 1850 की अगर हम बात कर ले, अगर रेलवे की तुम बात कर रहे हो तो 1850, है ना, अब बोलोगे सर 1853, हम मारेंगे तुमको, घुमा के तुम जाओगे गिरोगे नीचे। 1853 नहीं रे लल्ला, तो एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो 1850 दिखाएगा। ठीक है, रेलवे की शुरुआत अगर जो हो गई 1850 में बेटा, शुरुआत में इसके दो प्रभाव देखने को मिले, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक तो ये था बेटा कि लंबी दूरी को तय करने के लिए उनको आसान था, लेकिन नकारात्मक प्रभाव में देखने को ये भी मिला कि बेटा यहाँ पे क्या देखने को मिला कि भारत का कच्चा माल क्या था, आसानी से ब्रिटेन जा रहा था, इससे भारत को नुकसान हो रहा है। भारत का कच्चा माल आसानी से ब्रिटेन जा रहा है ना, अब ब्रिटेन में वस्तु बन के आ रहा है, तो भारत के लिए कहीं ना कहीं गड़बड़ था ना कि भाई भारत का वस्तु अब आराम से जाने लगा, फिर आएगा ऐसे वैसे। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिला। संचार की कमी थी, यानी कि कोई संचार सेवा नहीं था हमारे देश में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। डाक सेवाएं थी, ठीक है, शुरू में तो क्या था, आम जनता के लिए बेटा क्या थी, आम जनता की अगर संचार की बात करें तो आम जनता के लिए क्या थी, डाक सेवा थी। क्या था लल्ला, डाक सेवा था। क्या था, डाक सेवा। तो ये एक सबसे बड़ी बात कर सकते हैं, ये पुराने जनता के लिए था, यानी कि जो पुराने लोग हैं उनके लिए तो ये था, देखने को मिला। लेकिन ऐसा वैसा कुछ मत समझ लेना कि भैया जिससे हमें ये आगे बढ़ने को मिलेगा, समझ गए। चलिए, तो यहां पे आप लोग कुछ याद रखिएगा, जहां तक मैं बता रहा हूं। जैसे अगर हम बात करें तो 1957 की बात करें तो प्लासी का युद्ध। अच्छा, कुछ मैं इंपॉर्टेंट डेट लिख दे रहा हूं जिससे आप लोग याद रखिएगा। क्या बेटा, इंपॉर्टेंट डेट, इंपॉर्टेंस डेट, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, अभी ज्योग्राफी का भी क्लास हो जाएगा, टेंशन मत लो। ओके, इसे शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि भाई अभी इससे कम से कम मैं तुम्हें बता रहा हूँ 1 महीना का टारगेट है बेटा। 1 मंथ में तुम्हें 10 के सब्सक्राइबर करवा देने बेटा, 10 के प्लस सब्सक्राइबर होना चाहिए 1 मंथ में। ठीक है, ये याद रखना, टारगेट ये आपके भरोसे है। ठीक है, आपके भाई को कहां तक पहुंचना है ये आप डिसाइड करोगे, मैं नहीं करूंगा, तो मैंने तो छोड़ दिया तुम्हें, तुम्हारे ऊपर।
मुझे कहां तक पहुंचाओगे, इस चैनल को आप लोग कहां तक पहुंचाओगे, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। आप जहां तक पहुंचाओ भाई, ठीक है। तो 1 मंथ में 10K का टारगेट है, अगर आप कर दोगे तो भाई देखते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पे मेरे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसको आप लोग याद रख लेना, है ना। चलो, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, जैसे सबसे पहले बता 1957, जहां बेटा प्लासी का युद्ध है, ठीक है। 1957 बेटा प्लासी का युद्ध, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, अब ये क्यों याद रखना है, क्योंकि भैया यहीं पे तो हमारे, यहीं पे, ओ सॉरी एक मिनट 1957 नहीं, वही तो हम बोल रहे हैं 1757, 1757, वही तो हम सोचे कि भाई आजाद होने के बाद अगर लड़ाई हो गया क्या 1757 यानी कि बेटा 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ क्या था, तो इसी में बेटा ब्रिटिश का आगमन हुआ, यानी कि ब्रिटिशों का नींव पड़ा भारत में ब्रिटिश का नींव पड़ा, भारत में ब्रिटिश का क्या पड़ा बेटा, नींव पड़ा, है ना, यानी कि उनका आगमन हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो, अगर 1757 की अगर हम बात कर ले तो बेटा वहां से फिर क्या जाएगा, तो 1793 की बात कर लो, क्या दूसरा बेटा 1793 बेटा आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस याद होगा, जमींदारी प्रथा, ठीक है, जो कि मैंने पढ़ा दिया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस जमींदारी प्रथा, है ना। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा उठाता है बेटा, यही तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अगर देखने को मिला था, ये देखने को मिला हमें कि भाई जमींदारी प्रथा भी कहीं ना कहीं देश को बर्बाद कर रहा है। फिर 1850 की बात कर लो, अगर 1850 की अगर हम बात कर ले तो अभी मैंने आपको बताया कि रेलवे की शुरुआत हुई थी, ठीक है, 1850, याद रखना बेटा 1853 नहीं, 1850 में ब्रिटिशों द्वारा रेलवे की शुरुआत, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा रेलवे की क्या हो गई बेटा, रेलवे की शुरुआत हो गई, है ना, रेलवे की शुरुआत हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है। फिर 1853 में अब आओ, अब 1853 की अगर हम बात करें तो प्रथम रेलवे पुल, क्या बेटा, प्रथम रेलवे पुल, जो आप लोग बोलते हो ना कि सर प्रथम रेल चला 1853 में, कब, 1853 में आपका प्रथम क्या हुआ, प्रथम रेलवे पुल चला मुंबई से थाने, है ना, प्रथम रेलवे पुल बेटा मुंबई से थाने 34 किलोमीटर चला था, ये बात याद रखिएगा, उतना कुछ आएगा नहीं, यहां से आप लोग ये बात याद रखिएगा। फिर एक बहुत बड़ा व्यापार के मुद्दा से बेटा एक बहुत बड़ा आगमन हमें देखने को मिला, क्या, तो भैया 1869 में, 1869 में बेटा हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला स्वेज नहर का शुरुआत, है ना, स्वेज नहर, क्या बेटा, स्वेज नहर, स्वेज नहर कब खुलासा हुआ, स्वेज नहर खुला कब, 1869 में, है ना। तो ये याद रखिएगा, और एक 1881 में याद रखिएगा, ठीक है, या फिर 1881 से पहले बेटा आप ये भी याद रखोगे, क्या याद रखोगे पता है, 1872, ठीक है, 1872 इसलिए याद रखोगे क्या, तो इसमें बेटा क्या हुआ था, पहली बार जनगणना हुई थी, है ना, पहली जनगणना हुई थी। और उसके बाद बेटा 1881 की अगर हम बात कर ले तो 1881 में संपूर्ण जनगणना हुआ, क्या हुआ लल्ला, संपूर्ण जनगणना हुआ, है ना, संपूर्ण जनगणना। देखो अभी राइटिंग उतना बैठ नहीं है क्योंकि आदत छूट गई थी, बट जितना है उतना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों हमारा जो था ना, ये हम खत्म कर लिए कब, 1947 से 1950 तक हमने बात कर लिया, यानी कि 1947 का जितना इकोनॉमिक्स था, क्या क्या देश में हुआ, कैसे क्या हुआ, वो सारा चीज हमने समझ लिया। अब बेटा हमें क्या समझना है, अब हम समझेंगे कब, 1991 की बात करेंगे, क्या बेटा, 1991 की, यानी कि जब हमारा देश क्या हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय की हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे बेटा, उस समय की हम बात करेंगे, यानी कि 1950 टू 1991, क्या 1950 टू 1991 की हम बात करेंगे। छोटा क्लास में लेके चल रहा हूं क्योंकि बेटा बड़ा बड़ा रिकॉर्डिंग लाइव में बहुत बड़ा कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, हाँ छोटा छोटा हम क्लास लेके चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहां तक हमारा ये खत्म हो गया। अब तुम आगे जब पढ़ोगे ना तो अब हम क्या पढ़ेंगे पता है, अब हम पढ़ेंगे मेरे लाल, अब हम क्या पढ़ेंगे पता है बेटा, अब हम पढ़ेंगे कि भैया भारत जब आजाद हो गया, यानी कि इसके बाद भारत आजाद होता है, ये सारा चीज होता है, लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पूरा मेहनत करते हैं, एकदम देश आजाद हो जाए कब, 1947 में, 1947 में हमारा देश आजाद हो गया, है ना, मत करिए, है ना, 1947 में बेटा क्या हुआ, देश आजाद हो गया। अब बेटा 1947 में देश आजाद हो गया ना, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि देश आजाद हुआ नहीं कि देश की अर्थव्यवस्था ठीक, अरे बउआ बिल्कुल नहीं, देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं था, बहुत कंजर था। अब लोगों ने देखा क्या क्या समस्या आएगी, है ना, अब पता चलेगा ना कि भैया समस्या क्या है, यानी कि 3 प्रकार की मुख्य समस्या आएगी, क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे, किसके लिए उत्पादन करे, उनका समस्या का समाधान कैसे करेंगे, कौन सा मॉडल आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, भारत के पास पैसा कितना बचा, ये सारी चीज हम करेंगे अगले वीडियो में। तो पहले बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेक्शन बहुत अच्छा पसंद आया होगा, सभी के पास शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, क्योंकि इस चैनल को बेटा बूम की तरह उड़ाना है, जैसे जनसंख्या विस्फोट हुआ था वैसे इस चैनल को हमें विस्फोट करना है ना। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, सभी के पास सब्सक्राइब के लिए शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना तुम्हें क्लास कैसा लगा। मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, वंडरफुल टाइम, जय हिंद।